हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 28 मई और हम 28 मई से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है? हाल ही में भारत के किस राज्य ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है? तो ये दिए मध्य प्रदेश ने। किसने दिए? मध्य प्रदेश राज्य ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और दुर्घटनाओं के दौरान समय पर सहायता पहुंचाने की केंद्र की पहल के अनुरूप राहवीर योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को गोल्डन हॉवर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने वाले को राज्य सरकार के द्वारा 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और साथ में एक प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। राहवीर योजना केंद्रीय सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय की योजना है। तो इस योजना के तहत क्या क्या है कि बिना किसी डर के सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करना और जान बचाने वाले को पुलिस कभी परेशान नहीं करेगी और घायल की जान बचाने पर सरकार की ओर से 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पैरा एथलीट ने पुरुषों की F42 कैटेगरी में भाला फेंक स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस पैरा एथलीट ने पुरुषों की F42 भाला फेंक स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है महेंद्र गुजर ने। किसने बनाया है? महेंद्र गुजर ने। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री टूर्नामेंट में भारतीय पैरा एथलेटिक्स महेंद्र गुजर ने पुरुषों की F42 भाला फेंक स्पर्धा में 61.17 मीटर का थ्रो फेंककर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वही 2 बार के पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतल ने भी 72.35 मीटर के थ्रो के साथ F64 भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। मरियप्पन थंगावेलु, शरद कुमार, गिरीश एन गौड़ा, वरुण सिंह भाटी और महेंद्र गुजर मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद में F42 में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि शरद कुमार ने F42 के अंदर पदक जीता है। गिरीश एन गौड़ा और वरुण सिंह भाटी ने F42 में ऊंची कूद में पदक जीते हैं और महेंद्र गुजर ने भाला फेंक F42 में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने भौगोलिक मापदंडों में संशोधन करके देश की समुद्र तटरेखा की लंबाई को 7,516.6 किमी से बढ़ाकर कितनी कर दी है? भारत सरकार ने भौगोलिक मापदंडों में संशोधन करके देश की समुद्र तटरेखा की लंबाई को 7,516.6 किमी से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दिए 11,098.8 किमी। 11,098.8 किमी। भारत सरकार ने अपने भौगोलिक मापदंडों को एक ऐतिहासिक संशोधित करते हुए देश की समुद्र तटरेखा की लंबाई को 7,516.6 किमी से बढ़ाकर 11,098.8 किमी कर दिया, यानी लगभग 50% की वृद्धि की गई है। अब इसकी बात करें मुख्य विशेषताएं की। इसकी ये घोषणा कि गृह मंत्रालय ने 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में की थी और मापन किया सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस NHO द्वारा। और नई जो मापन पद्धति है अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिनमें शामिल है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और सैटेलाइट अल्टीमेट्री LIDAR GPS तकनीकी और ड्रोन आधारित इमेजिंग। बेस स्केल की बात करें तो नया स्केल है 1:2,50,000 रखा गया है, जबकि पहले ये 1,45,000 था। संदर्भ रेखा हाई वाटर लाइन जो 2011 की इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है? किस राज्य ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है? तो ये किए तमिलनाडु ने। किसने किए? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की अध्यक्षता में 17 अप्रैल 2025 को कैबिनेट ने स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दी थी और स्पेशली में तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात की तरह उन राज्यों में शामिल हो गया जिनके पास
निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने की रणनीति है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना है और 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है। स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाना, अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विनिर्माण, डिजाइन, अनुसंधान और विकास और इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देना है। बात करें इसके पृष्ठभूमि की तो तमिलनाडु के तिरुनेवली जिले के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IRPC स्थित है, जो प्रोपेलेंट इंजन के अनुसंधान और परीक्षण में सहायक है। दूसरा, भारतीय अंतरिक्ष परीक्षण स्थल तूतीकोरिन जिले के कुलशेखरपट्टिनम में निर्माणाधीन है और NIT तिरुचिरापल्ली में स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर अंतरिक्ष नवाचारों का समर्थन करता है। तमिलनाडु की एयर स्पेस एंड रक्षा नीति 2021 में अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रमुख फोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में टॉप 10 शहरों में शीर्ष शहर कौन सा रहा है। 2025 का स्वच्छता सर्वेक्षण है, उसके अंदर टॉप 10 शहरों की सूची आई, उसके अंदर टॉप शहर कौन सा रहा है। तो ये रहा है इंदौर रहा है 1 नंबर, सूरत रहा है 2 नंबर और नवी मुंबई रहा है 3 नंबर और विशाखापट्टनम रहा है 4 नंबर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। स्वच्छता और सफाई सार्वजनिक स्वास्थ्य और सतत शहरी विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ है भारत का स्वच्छ भारत मिशन, जिसे 2014 के अंदर शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 2014 के अंदर। मध्य प्रदेश इंदौर और भोपाल के साथ स्वच्छता में अग्रणी है और मध्य प्रदेश ने शहरी स्वच्छता में देश का नेतृत्व किया और खासकर इंदौर की निरंतर शीर्ष रैंकिंग के कारण इंदौर की सफलता के जो मुख्य आधार है वो प्रभावी कचरा पृथक्करण है, घर घर कचरा संग्रहण है, कड़े स्वच्छता कानूनों का पालन है और नागरिकों की भागीदारी जैसे जागरूकता अभियान और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। बात करें टॉप 10, इसके अंदर इंदौर पहला स्थान पर है, सूरत दूसरे स्थान पर, नवी मुंबई तीसरे स्थान पर, विशाखापट्टनम चौथे स्थान पर और भोपाल 5वें स्थान पर है। विजयवाड़ा 6ठे पे, अहमदाबाद 7वें पे, राजकोट 8वें पे, चेन्नई 9वें पे और पुणे 10वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट स्वदेशी तकनीकी से देश में ही विकसित होने वाला कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट है। एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट स्वदेशी तकनीकी से देश में ही विकसित होने वाला कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो ये है दूसरा। कौन सा है? दूसरा। एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA देश में ही विकसित होने वाला दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इससे पहले भारत में लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA या तेजस और उसके एडवांस वर्जन तेजस मार्क 1 को तैयार किया जा चुका है। इसके और भी उन्नत संस्करण मार्क A1A पर काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक AMCA 2035 तक एयरफोर्स और नेवी में तैनाती के लिए उपलब्ध हो सकेगा। AMCA को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL भारत में ही बनाएगा और HAL पहले ही तेजस का उत्पादन कर रहा है। भारत का AMCA 5 CPD का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा जिसे रडार से नहीं पकड़ा जा सकेगा और ये कई तरह के हथियार ले जा सकेगा। ADA इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन और एयरक्राफ्ट डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है और ADA रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत आता है। बात करें इसकी तेजस की सुखोई, तो इसके अंदर 2 इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट हर मौसम में कारगर होता है और स्टेल तकनीकी के चलते रडार की पकड़ में नहीं आता है और 65,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा। वजन करीब 25 टन 7,000 kg पेलोड के साथ उड़ सकेगा। एक बार ईंधन भरने पर 3240 किमी तक उड़ान भर सकेगा और 2035 तक एयरफोर्स और नेवी के अंदर शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल होने वाली पहली महिला जज कौन बनी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल होने वाली पहली महिला जज कौन बनी है। तो ये बनी है जस्टिस BV नागरत्ना। जस्टिस BV नागरत्ना। जस्टिस BV नागरत्ना
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल होने वाली पहली महिला जज बन गई है। 23 मई को जस्टिस अभय श्रीनिवासन ओका के रिटायरमेंट के चलते 25 मई को जस्टिस नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की 5वीं सबसे सीनियर जज बन गई है। और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में 5 सबसे सीनियर जज ही रहते हैं, जिसमें CJI एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होते हैं। भारत में CJI की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है और ऐसे में BV नागरत्ना 11 सितंबर 2027 को भारत की 53वीं मुख्य न्यायाधीश बनेगी और वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होगी और उनका कार्यकाल लगभग 1 महीने का होगा और वो 29 अक्टूबर 2027 को CJI के पद से रिटायर होगी। बात करें इनके सफ़र की तो 1984 के अंदर जीसस एंड मेरी कॉलेज में से हिस्ट्री में BA किया था और 1987 में कैंपस लॉ सेंटर DU से LLB की डिग्री की थी और इसी साल KESVY एंड कंपनी में वकालत शुरू की थी और 1994 में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की और एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉमर्शियल और फैमिली केसेज लड़े थे और 2008 में कर्नाटक हाईकोर्ट की एडिशनल जज बनी और 2010 में इसी पद पर परमानेंट हो गई और इसी दौरान कर्नाटक जुडिशियल एकेडमी और बेंगलुरु मीडिएशन सेंटर की प्रेसिडेंट भी बनी और 21 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त हुई थी। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में भारत जापान देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उस सागर तटों के आसपास देखा जाने वाला सेंट्रलिंग दुर्लभ पक्षी 134 वर्ष बाद मई 2025 में कश्मीर के अंदर देखा गया था और हाल ही में भारत देश ने दुनिया की सबसे ऊंची रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है और अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हैदराबाद शहर के अंदर किया जाएगा और हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां देश अल्जीरिया बना है और हाल ही में 100 ATP सिंगल्स खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।